अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सब सर को सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम ज़रा बात करेंगे 14 अगस्त की, और यहाँ पे जो एक फंक्शन किया गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से उस पे। और इसके अलावा मजीद इमरान खान साहब ने दोबारा एक इंटरव्यू दिया है और उनका कहना है कि शहबाज गिल साहब को मारा पीटा गया है, लेकिन इस बारे में भी जो है कहा यही गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसी तरह की बात पे हम आज थोड़ा सा मालूमात जमा करने की या मालूमात सीखने की कोशिश करेंगे सर से कि हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू आरजू, थैंक यू, माय प्लेजर। सर सबसे पहले 14 अगस्त का जो कुछ हुआ यहाँ पे हंगामा, क्या कहेंगे आप? देखिए 14 अगस्त पे ज्यादतियां कई हुई दोनों साइडों से। मैं समझता हूँ अभी तक हम मेच्योर नहीं हो सके प्रॉपर तरीके से। अभी तक हम लोगों को समझा नहीं सके आजादी क्या है या कौमियत क्या चीज है। बिलखसूस दो चीजें मैं जिस पे तवज्जो देना चाहूंगा। एक तो आपके हालात इतने सख्त खराब हैं, गुर्बत के, इन्फ्लेशन के, महंगाई के हालात आपके इतने सख्त खराब है, और इन हालात के अंदर हुकूमत जो है वो भी गलतियां कर रही है मुसलसल, बल्कि ज्यादतियां कर रही है। इन्होंने जना कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो एक म्यूजिक का प्रोग्राम किया, और फिर उस प्रोग्राम में हमारे वजीर आजम ने शेरवानी पहन के क्या तकरीर की वो भी बताता हूं मैं। और जो लाहौर में आपकी जो पंजाब हुकूमत ने हुकूमती सरमाए को एक बेदरेग तरीके से उन्होंने तबाह किया, लुटाया, वो भी ज्यादती है। और इस सबसे बड़ा जो जुल्म है कि इसी एक कंट्री के अंदर इस वक्त बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब ने तबाहियां जो है वो फैला दी हैं, लेकिन इनको किसी को शर्म नहीं आती। मैं सबसे नाराज हूं, और बल्कि सबसे बड़ी बात यह, सबसे नाराज इसलिए भी हूं कि पाकिस्तान आज जिस जगह पे खड़ा हुआ है वो अकेला पाकिस्तान चल के नहीं पहुंचा, इन्हीं लोगों की वजह से पहुंचा है। लेकिन इनको बिल्कुल कोई हदायत नहीं है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां म्यूजिकल प्रोग्राम किया गया जिसपे करोड़ों फेडरल गवर्नमेंट में जना, क्योंकि हमारे जो ये शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन वजीर आजम की तो नहीं है, ये इस्लामाबाद के वजीर आला है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि वजीर आजम का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है और चीफ मिनिस्टर का क्या होता है। ये अभी तक अपने आप को समझते हैं चीफ मिनिस्टर है। इनका पॉलिसी रिलेटेड या इनका कानून साजी की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। कानून साजी करें भी किस तरह, क्योंकि असेंबलियां तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। लेकिन इनको चाहिए था कि ये इस तरीके से अवाम का पैसा इतना बेदरेग तरीके से नाचने गाने पे ये ना इस्तेमाल करते। अब उस तकरीर के अंदर इन्होंने जाके कहा क्या है, वो शर्मिंदगी सारी, लेकिन इसके लिए साथ लड़कियां नचाने की क्या जरूरत थी भाई? देखें इन्होंने जाके वहां पे किया क्या है। इन्होंने तकरीर के अंदर कहा है कि हमारे रफ्तार, तवज्जो और तसलसल नहीं था हम 75 सालों में हमारे अंदर, और इज्तमाई कोताहियां, मतलब यह है कि सब ने ये किया है, मैंने अकेले ने नहीं किया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, इदारे सारे शामिल करके इज्तमाई कोताहियों का कन्फेशन किया है। लेकिन हजूर साथ गाने नाचने की क्या जरूरत थी? कौम के पैसे को तबाह किए। ये बात कहीं जलसे में खड़े होकर नहीं हो सकती थी, ये टीवी पे बैठ के नहीं हो सकती थी। और ये पैसे बलूचिस्तान अगर भेजे जाते तो क्या तकलीफ थी इसमें? दुख है मुझे। और दूसरा, इनको पता ही नहीं है कि आजादी क्या है। आप तो अपने दोनों पांव पे खड़े नहीं हुए। नेशनल इंटरेस्ट ना आपको नेशनल इंटरेस्ट का पता है, ना नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड कर सकते हैं, तो आजादी। हाँ, किसी ने अगले दिन बिल्कुल ये जरूर मुझे कहा है, उन्होंने कहा जी जियोग्राफी आजादी, जियोग्राफिक चेंज हुई इंडिया की, यूनाइटेड इंडिया की, इससे यही है आजादी हमारी। देखे ना, वो जो दूसरा लाहौर में खड़ा होकर उस जाके डॉक्टर जयशंकर की वीडियो दिखा रहा है। और यार जब हुकूमत में तो उस वक्त क्यों नहीं डॉक्टर जयशंकर से कुछ सीखने की कोशिश की आपने? आज तारीफें कर रहे हो और फिर उसमें भी धोखा दे रहे हो कौम को। जयशंकर की बातें कर रहे हो कि तेल रशिया से किस तरह ले रहे हैं। आप किस तरह तेल लेंगे? आपके पास तो ना कोई पैसा है ना कोई ढेला है आपके पास। आपने तो जिससे पैसा लेना होता है, अब मैं सूरत बताता हूं आपको आईएमएफ की, क्योंकि पैसे आपने चाइना के भी देने हैं, पैसे आपने सऊदी अरेबिया के भी देने हैं। आईएमएफ जब भी आपसे डील करता है वो कहता है अगर सऊदी अरेबिया ये पैसे गए तो हम नहीं देंगे, अगर यही पैसे आपने चाइना को किस्तों में दे दिए हम नहीं देंगे। तो अब मैं बताना चाहूंगा हाल 75 साल की तरह वो भी मुझसे दिल हैरान, जो मैं बताना चाहूंगा, $14.5 बिलियन आपने चाइना का देना है।
8.7 बिलियन आपने चाइनीज बैंकों का देना है। चाइना आज अगर पैसे अपने वापस मांग ले तो आप 1 घंटे में बैंकरप्ट हो जाते हैं। आपके फॉरेन रिजर्व इस वक्त 9 बिलियन है। आपके इन्फ्लेशन रेट 21.3% पे चल रहा है और आपका जो टोटल जो आप ट्रेड डेफिसिट है 48 बिलियन है। टोटल 90 बिलियन आप नेगेटिव जा रहे हैं। तो जो कौम इस तरह के हालात हो वहां पे सूट करता है नाचने गाने का, आजादी पे करने का। वहां सर करोड़ों करोड़ों रुपए इस पे खर्च दिए। नहीं जी, हॉकी स्टेडियम में जो कुछ हुआ है वो सारा पंजाब गवर्नमेंट का पैसा लगा। कोई पूछने वाला नहीं इनको। मैं हैरान हूं इस बात पे कि इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है कि यार आपके सर्कमस्टेंस। और फिर पेट्रोल और महंगा कर दिया। सारी दुनिया में सस्ता हो रहा है पेट्रोल, आपका फिर महंगा हो गया। आज सुबह मिफ्ता इस्माइल साहब घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताते रहे कि पेट्रोल महंगा किस तरह होता है, ओगरा किस तरह बिहेव करती है, किस तरह परफॉर्म करती है। लेकिन मिफ्ता साहब मुझे ये बताएं खुदा के लिए कि ओगरा हमेशा पेट्रोल महंगा ही करती है, सस्ता क्यों नहीं कभी करती? ये भी तो कौम को बताए ना। उन्होंने एक सिस्टम एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा जी कि इस तरह करके वो सिंगापुर में 5 बजे शाम को बंद होती मार्केट, उससे हम देखते हैं डॉलर का देखते हैं, फ्यूचर बाइंग होती है, ट्रू अप किया जाता है। ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की जो कि कॉमन पाकिस्तानी तो समझ ही नहीं सकता। लेकिन मेरा ये एक अगर ये और उन्होंने एंड पे कहा ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता है, मान ली बात। लेकिन कभी आवाम के हक में भी जाता है। और दूसरा धोखा देखें इस वक्त क्या दिया। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि लंदन में मेरे डैडी मीटिंग से उठ के चले गए। उन्होंने कहा जी हम तो गरीब को ये दिन नहीं देना चाहते। ओ यार खुदा का नाम लो, रिजाइन दो आपको यार। हम ये गलती हम नहीं कर सकते। बाहर निकलो। कौम को बेवकूफ बनाया। कहते मेरे डैडी को पसंद नहीं था कि कौम को 6 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। मेरे डैडी के कलेजे में लगी ये बात। वो मीटिंग से उठ के नाराज होकर चले गए। और तुम्हारी मीटिंग के उठ के नाराज होने जाने से गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिलेगी इसमें? लेकिन इसमें आरजू में देखें ये आज खैर ये मैं आपके नाच गाने का प्रोग्राम जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में देख के मुझे ये जरूर पता लगा दोबारा कि आप गलती के साथ यहां नहीं पहुंचे 75 साल के बाद। आपको वाकई पता नहीं है आपके मुल्क के किसी को इंसान को कि मुल्क चलाना किस तरह। लेकिन सर नवाज शरीफ को वो कह रही है जी, सर नवाज शरीफ को कह रही है उठ के चले गए, तो इसका क्या मतलब है कि नवाज शरीफ लंदन से यहाँ पे मुल्क चला रहे हैं क्या? वो नहीं, असल मसले में तो वजीर आजम आपके 2 ही है। असली कमांड तो वहीं से आती है, डार साहब की और उनकी आती है। वही चला रहे हैं सारा बैठ। आपका ये जो कमजोर वजीर आला जो है इस्लामाबाद का, ये पूरी कैबिनेट लेके चला नहीं गया था आप बड़े भाईजान से मिलने, वहां उनसे रिकमेंडेशंस लेने। ये तो कमजोर तरीन आदमी है। इसको पहले मौलाना फजलुर रहमान से भी डरता है, जरदारी साहब से भी डरता है और बड़े भाई से भी डरता है। तो इसने क्या करना? ये तो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ मेरा ख्याल है अपारा मार्केट से लेकर प्रेसिडेंसी इस एरिया तक का प्रेसिडेंट है। बाकी तो इसके हालात कोई नहीं है, वो आपको पता ही है। और जिस तरह इसने अगले दिन नाच गाना किया, करोड़ों रुपया कौम का उधर लगा दिया। और मैं आरजू मैं परेशान हूं इस बात पे। अभी मैं 2 महीने पहले बच्चे की शादी करके आया हूं। दूसरे पाकिस्तानी सबके लिए लाइटें बंद कर दो 10 बजे। दूसरे सब पाकिस्तानियों को 1 डिश पार्टी है और खुद वहां पे यार क्या तुम ये नाच गाने का बंदोबस्त कर रहे हो? मैं तो वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता जो लोग इसके बारे में कह रहे हैं। वो तो ये कहते कि मुजरे कराता फिर रही। तो मेरा मकसद है कि कौम के लिए तुम्हारे सारे कवानीन है, सारा कुछ है। खुद आप बैठ के तुम बच्ची लड़कियों के डांस देख रहे हो 14 अगस्त को। और चलो ठीक है अपने घर में करा लो डांस, तुम्हें शौक है तो। ये कौम का करोड़ों रुपया क्यों तुमने जाया किया? और वो कौम है जो जिसके हालात इतने खराब है फाइनेंशियली कि मैं आपको रोजाना कहता हूं कि वहां पे 3 वक्त 2 वक्त का खाना लग्जरी है वहां पे। इस बंदे से पूछे, किसी से पूछे, ये जो सारे लूटने वाले हैं और जिसकी 25-30 हजार रुपया तनख्वाह एक मजदूर की या किसी वर्कर की, उसका जरा बजट तो बनाओ। शर्म नहीं आती? मैं इतना दुख हुआ है सारी चीजें देखकर। और फिर क्या नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने करोड़ों रुपए जो है उस फंक्शन में लगा दिए जिसको इन्हें हिम्मत नहीं हो रही कि ये टीवी पे टेलीकास्ट कर सकें, क्योंकि इतने एतराजात हुए हैं इनके ऊपर यहाँ पर भी। लेकिन आरज़ू ये तो एक चीज है ना, किस चीज में लूट नहीं पड़ी हुई मुझे ये बताएं। जब अदारे कमजोर हों, अदारे छुपते फिर रहे हों, बच्चा गालियां निकाल रहा है अपने जजों को, हमारे जर्नलों को, क्या कहां लूट नहीं हो रही मुझे ये बताएं। और सर ऐसे में रिश्वत के रेट तो डबल हो चुके हैं और ये करप्शन
मैंने हमेशा ये कहता रहूं कि चीजें आप हर चीज से बच जाएंगे, कोविड से बच जाएंगे, हर, लेकिन ये करप्शन जो आपके बोन मैरो में घुस चुकी है आरजू, ये आपको खत्म कर देगी, बिल्कुल खत्म। बिल्कुल सर, आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है और आरजू यूटिलिटी देखें, बिल्स और वो आप सब कुछ। गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, पेट्रोल $90 से नीचे आ चुका है पर बैरल, आपको रिलीफ मिली? ये अभी आपको लेटर मिल चुका है IMF के कर्जे की किस्त आने के लिए, मैं गारंटी कर देता हूं इसमें से आधे से ज्यादा दुबई और लंदन फौरन पहुंच जाएगा। गरीब आदमी को मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, डॉलर पाकिस्तान में लाना मुश्किल काम नहीं है, उन डॉलरों को गरीबों तक पहुंचानी रिलीफ एक मुश्किल काम है, जो इनके बस की बात नहीं। ना PTI, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, और ना ही एस्टेब्लिशमेंट, ना ही अदलिया, क्योंकि सबके बच्चे बाहर बैठे, सबके बच्चे लंदन में। ये जितनी हमारी रूलिंग एलीट और ये सारे जो करप्ट लोगों की एक जो टीम है, ये आरजू सारी लंदन बेस है, सारी लंदन। ये उनको पैसे चाहिए होते हैं डॉलरों पाउंडों में, वो मिल रहे हैं उनको IMF से, उनकी प्रॉपर्टी की उनकी किस्तें पूरी होंगी, ट्यूशन फीसें पूरी होंगी। यहाँ गरीब आदमी के लिए, और गरीब आदमी मैं समझता हूँ सड़क पे निकलता नहीं है, वो जाके गाने सुन के PTI के जलसों में आ जाता है, उसका भी अपना कसूर है, मैं समझता हूँ। फिर अगर यही है, वो मैंने जिस तरह वो कहते हैं कि जिस तरह की कौम होगी उसी तरह का उसके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिस तरह की कौम है उसी तरह के उनके लीडर। किसको नहीं पता ये सारे करप्ट है, किसको नहीं पता ये सारे धोखेबाज हैं, फिर इनके जलसों में भी जाते हैं, वहां नाचते हैं, वहां गाने गाते हैं जाके। यही होना चाहिए इनके साथ जिस तरह हो रहा है। लेकिन सर साथ साथ अगर हम इमरान खान को देखें तो उनका भी एक इंटरव्यू आया है और उसमें उन्होंने शहबाज गिल के बारे में भी बात की कि मारा पीटा गया है और इसी किस्म की बातें, साथ ही ये भी मान गए कि शहबाज गिल ने गलत बात की थी, वो उसके ऊपर भी वो बोले। आप क्या कहेंगे? देखिए उसमें खासा, उस पर जो मुझे एतराज था वो ये था, ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने शहबाज गिल को बिल्कुल अबैंडन कर दिया, उन्होंने कहा जी इसने गलत किया, इसने फौज, बल्कि मैं इसके बारे में ये सोच रहा था कि अब शहबाज गिल जो है वो किस तरह अपने आप को बचाएगा, क्योंकि उसका जो फरमा रवा है, उसका पेशरवा, उसने तो उस पर फर्द जुर्म आयद कर दी ना। उसने कहा भाई इसने गलत किया है और ये बिल्कुल फौज को ये इट इज कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द आर्मी। एक तो वो है जो मुझे एतराज था, कहते हैं अपोजिशन लीडर जो है, वो क्वेश्चन किया गया कि आप बाजवा साहब से मिले हैं, आप फैज अहमद से मिले, कहते हैं अपोजिशन लीडर को मिलना नहीं चाहिए, इंग्लैंड में मिलता है। मेरा पहला क्वेश्चन ये था, बोरिस येल्सन जो जिसपे अदम एतमाद हुआ है, वो ये कहता है कि मैं इंग्लैंड को आग लगा दूंगा, अगर इंग्लैंड की मिसाल लेनी। और दूसरी मैं ये बात कहूंगा, उनसे इतराज करूंगा खान साहब से, इन्होंने कहा कि फौज से नहीं मिलना चाहिए, तो आप जब कंटेनर पे बैठे हुए थे तो आप आर्मी को किस नजरिए से मिले थे आप आर्मी चीफ से? और दूसरा आप कहते हैं कि वो उससे मार मार के पूछ रहे हैं कि जनरल फैज कितनी दफा मिला है, उनसे वैसे ही पूछ रहे ना, वो खान साहब वैसे बता रहा होता तो मारने की जरूरत क्या है अभी उसको? वो कॉमन सेंस की बातें किया करें आप। और देखें इस आदमी, वो मैं अगले दिन भी कहा था, 17-32 जा चुका है, 70 से ऊपर जाके ना बंदे को होश ही नहीं होती कहां बैठा क्या। उसी इंटरव्यू में पहले पोर्शन में कुछ और बात कहते हैं, आखिरी पोर्शन में आके उसी की तजाद कर देते हैं। और सर ये नहीं कोई मारा है, कह रहे कपड़े उतार के मारा है। और इन्हीं के मिनिस्टर ने डिनाई कर दिया, डोगर साहब ने, कर्नल डोगर जो मिनिस्टर है वो जाके मिला है, उन्होंने कहा है कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक कट्टा अंदर बैठा हुआ है, वो तो किसी ने हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल उसको बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ है। यार मैं जाके अभी इमरान खान को बताता हूँ, लेकिन लोगों के जज्बात से खेलते हैं ना आग लगाने के लिए, तो मेरा मकसद आ गया कि चलते हैं। और मुझे जो उस इंटरव्यू में एक बड़ा सख्त एतराज जो आरजू आपने मुझे इस इंटरव्यू की बात की, एक 70 साल का बंदा प्राइम मिनिस्टर और कहता हूं मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हूं, उसने, आपको पता है आपके सलीम साफी साहब को क्या कहा है उसने? उन्होंने कहा जो अपने जिरगा वाले जियो वाले जो हमारे एंकर जी 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 बिल्कुल, उनको उन्होंने कहा है सलीम लफाफी। ये 70 साल का एक मैच्योर आदमी, बूढ़ा आदमी, ऑक्सफोर्ड का कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, उसके बाद ये वजीर आजम रह चुका है। जब ये स्टेज पे चढ़ के बिलावल की नकलें उतारता है, क्या ख्याल उससे अच्छा लगता है? जब मौलाना फजलुर रहमान के नाम रखता है, किसके नाम ये नहीं रखता? अब मुझे ये बताएं कि जब ये सलीम लफाफी इन्होंने कहा है, तो इनके जो आगे मानने वाले हैं इसके, वो क्या करेंगे उस बंदे के साथ? वो वही करेंगे जो शहबाज गिल ने किया। तो हर चीज का स्टार्ट ये खुद करते हैं। वैसे शर्म आनी चाहिए, फिर पीछे हट जाते हैं दूसरों को फंसा के।
और नहीं, लेकिन उसमें मैं किसी वक्त एक दफा प्रोग्राम करना चाहूंगा। मैं पिछले दिनों बुक पढ़ रहा था, एक टोनी ब्लेयर के सिस्टर ने लिखी हुई है, न्यू मैकावेली, क्योंकि खान साहब जो है वो निकोलो मैकावेली के मानने वाले हैं, जिसने बुक लिखी थी द प्रिंस। तो मैं बल्कि उसका बिल्कुल इनकी हर चीज टोटल जो है वो मिलती है उस बुक के साथ रिलेटेड है, द प्रिंस। तो खान साहब वो कहते हैं कि जो उनकी जो तालीमात की वजह से कि वो हमेशा दूसरे लोगों को बस के नीचे देकर और जितने गंदे काम है किसी और से कराते हैं ताकि उनकी पॉपुलैरिटी खराब ना हो। कितने खूबसूरत से तरीके से इन्होंने अलीम खान को छोड़ा, इन्होंने तरीन साहब को छोड़ा, इन्होंने अब शहबाज गिल को छोड़ दिया, कितनी खूबसूरती के साथ। तो ये सारी जो इनकी तालीमात हैं और सारी इनकी जो प्रीचिंग टीचिंग है वो सारी निकोलो मैकियावेली से मिलती है। मैं किसी दफा एक पूरा सेगमेंट प्रोग्राम आपका करूंगा और उनके जो जितने चैप्टर हैं मैं बिल्कुल खान साहब के साथ फिट करके बताऊंगा कि ही इज द प्रिंस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सर साथ साथ अगर हम आपने जैसे आर्मी की बात की और बाजवा साहब की भी बात, जो अभी यूएई ने उनको अवार्ड दिया है, बेस्ट सिविल अवार्ड दिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे तो उनके पीछे कैसे कैसे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं उनको गिराने के लिए, और नाराज है इमरान खान और सब इमरान खान के जितने भी सपोर्टर्स हैं, तो तरह तरह के ट्रेंड, क्योंकि ऐसा अब जो है इस किस्म के ट्रेंड आर्मी चीफ के बारे में कभी किसी और कंट्री का हमने नहीं देखा। शिकायतें तो होती होंगी लोगों को, अभी भी होती हैं, लेकिन इस तरह के ट्रेंड सूट नहीं करते। नहीं, ट्रेंड तो देखे ना, वो हमारे वो मेजर साहब जो भारत से, उन्होंने ऐसी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि भारत अरबों रुपए लगा के भी पाकिस्तान आर्मी का इतना नुकसान नहीं कर सकता था जितना इनके अपने बच्चों ने कर दिया है। वो तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया, और उसमें कसूर इनका आर्मी का है, इनका कसूर नहीं है। जब इनके बच्चों ने लौंडे लपाड़े, ये जो अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे जो हैं जो चरस अफीम पर लगे हैं, जब इन्होंने इनके शुहदा को भी नहीं छोड़ा, तो फिर मेरा कसूर किसका? कसूर इनका अपना, कसूर इनका अपना। देखिए ना, इनको बनाने वाले भी तो वही है ना, इनको जिताने वाले भी वही हैं। 2018 का इलेक्शन सारा बोगस था टोटल। तो वो जो जिन्होंने इनको बनाया है, जिन्होंने इनको 3.5 साल नैपियां तब्दील की है, अब वो फिर आपको वो आप गिरबान पकड़ रहे हैं आपका कि आके हमारी नैपियां तब्दील करवा के हम गंदे हो चुके हैं। कसूर तो फिर उन्हीं का है। मैं अब क्या कह सकता हूं कि ये जब एक बंदा बनाता है चीज, वो कहते हैं कि हमारे हाथों के बनाया हुआ पत्थर आज भगवान बने बैठे हैं। तो मेरा मकसद आज उनको चाहिए कि इससे डील करें इनके साथ, इससे पहले कि वो जिस तरीके से अगले दिन नौज बिल्ला, मैं क्या दोबारा रिपीट करूं उसको, कि इनके एक सिपा सालार इनके नौरतन ने कहा है कि मुजीबुर रहमान भी बहुत पॉपुलर थे तो उनके साथ ज्यादती हुई थी तो पाकिस्तान टूट गया था। उनका इशारा ये था कि आज अगर वजीर आजम नहीं बन रहा इमरान खान तो पाकिस्तान टूट जाएगा। यार सोच देखो, सोच। लेकिन सर साथ साथ शेख रशीद भी दुबई चले गए और सुना ये जा रहा है उससे आगे वो लंदन चले जाएंगे, तो इनके साथी तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाने लगे हैं। देखें, साथी तो कई जा चुके हैं, अब वो बचेगा और जो है भी वो भी कई यहाँ पे रूपोश होकर फिर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ही। इनको छोड़ छाड़ गए। कभी देखा आपने कहीं वो वाडा साहब कहीं के नजर आ रहे हो, कहीं और इस तरह के कई वो तो 2-4 ही लोग हैं जो साथ इनके। वाउडा तो अमेरिका पहुंच भी गया, उधर से भी उनकी वीडियो आ गई है। और कई मेरा मतलब यहाँ के मैंने कई लोगों को देखा यहाँ घूम फिर रहे हैं आजकल। मेरा मतलब तो वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जब ये कहीं गवर्नमेंट में आएंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। पहले भी तो सारे यहीं से गए थे। इनको मैं सारा इनको कहता हूँ एक सूटकेस वाले, एक सूटकेस लेके जाते हैं, एक पैसों का भर के 2 लेकर वापस आ जाते हैं। और बल्कि आज तो आपके एक और नौरतन जिन्होंने ये बात की, मुजीबुर रहमान साहब की, आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि ये शहबाज गिल पकड़ा गया इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तानी नहीं। सर वो तो फवाद चौधरी ने भी कहा है कि इसलिए उसको पकड़ लिया क्योंकि वो वीक है, कमजोर है, ये भी कहा है। सर वो जो उन्होंने इमरान खान साहब ने अपनी दादी के बारे में या मदर के बारे में कहा कि वो, मैं क्योंकि दोनों में कंफ्यूज कर रही हूँ कि मदर या दादी कहा था कि वो 1930 में, खैर वो मेरे ख्याल है पाकिस्तान बनने से पहले शायद दादी होंगी, कि वो आ रही थी उधर से, कुछ औरतें आ रही थी भारत से और उनको पता लगा मिल गई उनको। नहर के ऊपर नहर के ऊपर। तो सर वो तो बहुत लंबा रास्ता है, मैं लाहौर कई बार जा चुकी हूँ। आप कहते, मैं खुद कई दफा थ्रू वाघा भारत गया हूँ,
वो तो वाकेबल है ही नहीं है। वो तो नहर कहाँ है, जमान पार्क वो कहाँ है, बॉर्डर कहाँ है, पता नहीं। लेकिन उसमें मैंने आरजू पहले आपको शुरू में कह दिया था कि इनको इतना क्रेडिट दिया करें कि 70 साल में 70 बदल चुके हैं, इनको कोई पता नहीं। पता नहीं नहर स्विट्जरलैंड की थी या नहर कहीं इंग्लैंड की थी, दरियाए टेम्स के आसपास घूम रही थी या कहाँ थी, उनको क्या पता। वो तो नवाब आदमी है, मेरा मकसद है। मुझे लेकिन एक बात, मतलब नहर से भी अगर गाड़ी से भी जाना शुरू करें तो कई 3-4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन उसमें आरजू मैं एक बात ये कहूंगा, बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने हर चीज को खराब किया, लेकिन मुझे ये बताएं जो बंदा अपने बच्चे नहीं पालता वो पाकिस्तान किस तरह पालेगा। बच्चे बीवी पाल रही है, बच्चे ननिहाल पाल रहे हैं। एक बच्ची जो थी गोरी से, उसको तो उसकी सारी जिंदगी उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो तो कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी बच्ची है, डीएनए टेस्ट ने प्रूव किया तुम्हारी बच्ची, सारी उम्र इसने ओन ही नहीं किया। और रेहाम खान ने बुक में लिखा है इसके कई बच्चे अभी भारत में मौजूद है। इस करैक्टर वाला बंदा पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारेगा। और वो मजहबी एक पीरो मुर्शद बन चुका है आज। ये भी मैं प्रूव करके दूंगा कि मैकियावेली इसमें, ये भी मैकियावेली का एक लेसन है, एक चैप्टर है कि किस तरीके से नॉन प्रॉफिट काम करके, कैसा काम करके आप अपने करैक्टर को साफ करते हैं, शौकत खानम को करके आप अपने आप को प्रेजेंटेबल किस तरह बनाते हैं, आप अपने आप को पवित्र किस तरह बनाते हैं, ये भी मैं बताऊंगा उसके अंदर चैप्टर। ये भी उसी की तालीमात से इन्होंने लिया है, मैकियावेली से, निकलो। और हैरत की बात है कि लोग बिलीव भी करते हैं इनके ऊपर। इन्होंने बिल्कुल शौकत खानम बनाया, अपने आप को पवित्र करना, अपना वो सीता वाइट से तवज्जो हटाने के लिए और कई इस तरह के काम करने के लिए, बताने के लिए कि देखें मैं कितना, फिर देखें शौकत खानम के फंड्स को पीटीआई में किस तरह इस्तेमाल किया, फिर किस तरीके से सारा कुछ, मेरा एक पूरी स्कीम, एक आइडिया। फिर अब आज जहां तकरीर करते आधा घंटा भाषण इस्लाम के ऊपर, हालांकि इस्लाम का इन्हें कुछ पता नहीं, इस्लाम क्या है। इस्लाम तो मेरा मतलब, इस्लाम नफरतें फैलाने का कारोबार नहीं करता, ये नफरतें फैलाते हैं, ये अपने मुल्क के साथ जो है वफादारी ना करना, ये भी इस्लाम की तालीमात के खिलाफ। चले क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर फिर भी जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है उसको भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं लोगों के साथ, किस तरह से फ्यूल प्राइस बढ़ाई और किस तरह से पैसे उन्होंने जाया किए 14 अगस्त को। ये ज्यादती थी। और दूसरा, लेकिन उनको ये क्रेडिट जरूर दें, वो तो बेचारे सिर्फ इस्लामाबाद के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके इख्तियार में तो कोई नहीं है। पाकिस्तान तो इस वक्त क्रूज कंट्रोल पे चल रहा है, वहां पे तो कोई रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, कोई किसी को पता नहीं है हुकूमत किसकी है, हुकूमत है भी या नहीं है वहां पे। लेकिन सर जादू टूने पे चल रहा है पाकिस्तान, जादू टूने से चल रहा है। लेकिन सर लास्ट में यही पूछूंगी कि क्योंकि आपके काफी मालूमात होती है, इलेक्शंस कब हैं, फिर ये कब करेंगे इलेक्शंस? इलेक्शंस वैसे मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अक्टूबर में नहीं होंगे, ये 20 नवंबर, ये जो नवंबर पीरियड इनका जो आ रहा है इसमें। बल्कि इस इंटरव्यू के अंदर भी खान साहब ने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो नाक में रोटियां डालता हूँ, मैं तो बहुत भोला भाला आदमी हूँ। उसने क्वेश्चन किया था कि आप चीफ के बारे में, उन्होंने कहा चीफ मुझे क्या पता क्या चीफ, चीफ किसको कहते हैं, कौन सा चीफ, कैसा चीफ, इस तरह की बात की खान साहब ने। लेकिन मेरे जो अपनी रिसर्च और मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये इलेक्शन इस अक्टूबर नवंबर में नहीं होंगे, इलेक्शन हुए तो अगले साल ही होंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।